आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर 11 में एक क्वेश्चन रह गया था डिस्कस होने से। क्वेश्चन 15, चैप्टर 11 वॉल्यूम 2, क्वेश्चन 15। ये अपने सामने रखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, पार्ट ए। In respect of each of the following internal control techniques, state the underlying counting control purposes। वो कह रहा है पर्पस बताइए क्या है। ये कंट्रोल्स हमें बता रहा है और हर कंट्रोल का पर्पस बताना है हमने। पहला कंट्रोल, कैंसलेशन ऑफ प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स। जिन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर दिया जाए उनको कैंसिल करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि डुप्लीकेशन ना हो, डुप्लीकेट पेमेंट्स को अवॉइड किया जा सके। करेक्ट। सेकंड, अवॉइडिंग असाइनमेंट ऑफ इनकम्पैटिबल ड्यूटीज। इनकम्पैटिबल ड्यूटीज का मतलब ये है कि एक ही पर्सन को ज्यादा ड्यूटीज एलोकेट करना जो उसे नहीं करनी चाहिए, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पीछे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि एक पर्सन का एरर या फ्रॉड अदर पर्सन डिटेक्ट कर सके। एक पर्सन इस काबिल ना हो कि वो एरर या फ्रॉड को कंसील कर सके। थर्ड, पीरियोडिक फिजिकल इन्वेंट्रीज। पीरियोडिकली फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एक कंट्रोल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि देखना कि जो इन्वेंट्री फिजिकल है एज पर बुक फिजिकल इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं। अगर कोई थेफ्ट हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना, इंश्योर करना कि एज पर बुक्स इन्वेंट्री फिजिकली भी मौजूद है, और अगर कोई थेफ्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। यूज ऑफ मल्टीपल कॉपी फॉर्म्स, कहते हैं एक डॉक्यूमेंट्स की एक से ज्यादा कॉपीज बनती है। जैसे आपको पता है सेल्स ऑर्डर है, उसकी एक से ज्यादा कॉपीज बनती है अगले सारे डिपार्टमेंट्स को। इसी तरह गुड डिस्पैच नोट की कॉपीज ज्यादा बनती हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके उनको ट्रांसफर किया जा सके, शेयर किया जा सके। पर्पस क्या होता है? ताकि कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ताकि ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए। मल्टीपल फॉर्म का मतलब ये होता है हर डिपार्टमेंट के पास एक कॉपी होगी, वो इंश्योर करेगा कि जो ट्रांजैक्शन मेरे पास आ रही है वो जेन्युइन है और सारी की सारी काउंट फॉर हो रही है। मैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे गुड सीट नोट को हम मैच करते हैं सप्लायर इनवॉइस के साथ। किस पर्पस के लिए मैच करते हैं? कंप्लीटनेस के लिए नहीं, कंप्लीटनेस के लिए नहीं, अकरेंस के लिए, देखने के लिए कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर हुई है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। ठीक जी। नेक्स्ट पार्ट बी। ए में कोई इशू तो नहीं है? पार्ट यू हैव नोटेड द फॉलोइंग इंटेंशनल कंप्लायंस डेविएशन ड्यूरिंग योर ऑडिट। वो कह रहा है आपको ये डेविएशंस मिली हैं। डेविएशन में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस को ही कहते हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं स्टेट द पॉसिबल मोटिव्स अंडरलाइंग द अबव रेफर्ड डेविएशंस। बताइए इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। पहला, ए डेलिब्रेट बाईपासिंग ऑफ क्रेडिट अप्रूवल प्रोसीजर्स। क्रेडिट अप्रूवल प्रोसीजर को किसी केस में डेलिब्रेटली बाईपास किया गया है। मकसद क्या होगा? ताकि ऐसे कस्टमर को सेल की जा सके जो कि अनऑथोराइज्ड है, जो फाइनेंशियली पोजीशन उनकी पुअर है। Second, deliberate bypassing of preparation of shipping documents to accommodate an emergency shipment of goods। वो कह रहे हैं जानबूझ के शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए गए। जानबूझ के शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए गए। क्या आ रहा है आपके जहन में? क्यों प्रिपेयर नहीं किए होंगे? ताकि किसी रिलेटिव को सेल होगी, ताकि उसको बिलिंग ना हो सके, सेल इनवाइस ना उसको सेंड की जाए। सेल इनवाइस सेंड नहीं की जाएगी तो वो पे नहीं करेगा। उसको पेमेंट से बचाने के लिए शिपिंग डॉक्यूमेंट के बगैर चीजें सेंड कर दी गई।
Deliberate failure to perform prescribed detailed physical quantity count on incoming shipment of materials. मटेरियल आ रहे हैं, जानबूझ के उनको फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। जो मटेरियल आ रहे हैं, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी बात नहीं कर रहा, जो शिपमेंट हम रिसीव करते हैं उन्हें जानबूझ के इंस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। आपको याद है केस स्टडी हमने की थी नीलम प्राइवेट लिमिटेड वाली, उसमें भी इसी तरह फ्रॉड हो रहा था ना। जो चीज़ें आ रही थी वो पुअर क्वालिटी की डैमेज डिफेक्टिव गुड्स थी और उनको इंस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था। कह रहे बताइए किस लिए नहीं किया जा रहा होगा? ताकि जो अगर कोई रिलेटेड पार्टी से चीज़ें मंगवाई हैं वो हो सकता है पुअर क्वालिटी की हो, लेसर क्वांटिटी की हो। क्योंकि जब हम शिपमेंट आती है हमारे पास, परचेज करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? ये देखना कि हमारी ही ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर वही है, और चीज़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी इंस्पेक्ट करना पूरी सही है कि नहीं। अगर चीज़ें रिसीव हो रही हैं लेकिन उनकी इंस्पेक्शन नहीं की जा रही, जो गुड्स परचेज की जा रही है, इसका मतलब है कि लेसर क्वांटिटी या क्वालिटी की चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही होंगी। और जानबूझ के नहीं किया जा रहा, इसका मतलब किसी रिलेटेड पार्टी की परचेज होगी, तभी जानबूझ के नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, डेलिब्रेट फेलियर ऑफ क्लर्क, डेलिब्रेट जानबूझ के फेलियर ऑफ क्लर्क टू परफॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ प्राइसिंग ऑपरेशन प्रीवियसली परफॉर्म्ड ऑन सेल इनवॉइसेस। जी कह रहा है कि जानबूझ के जो नॉर्मली सेल इनवॉइसेस पे हम प्राइसिंग की वेरिफिकेशन करते हैं कि प्राइस सही लगी है कि नहीं लगी, उसको जानबूझ के चेक नहीं किया जा रहा कि प्राइसेस सही है कि नहीं। क्यों नहीं चेक किया जा रहा होगा? ताकि किसी को हाई प्राइस चार्ज की जा सके। नहीं, कस्टमर हाई प्राइस देगा? वो तो हाई प्राइस नहीं देगा। किस लिए? ताकि किसी को लो प्राइस चार्ज की जाए। कोई रिलेटिव को सेल कर रहा होगा ना, काउंटर क्लर्क है, उसका कोई रिलेटिव, उसने चीजें खरीदी होगी, उसने सेल प्राइस कम चार्ज कर दी, वो कंट्रोल बाईपास कर दिया। फिफ्थ, डेलिब्रेट फेलियर ऑफ ट्रेजरी। ट्रेजरी कहते हैं सीएफओ को, फाइनेंशियल कंट्रोलर को, टू कंट्रोल कीज टू चेक राइटिंग मशीन इन अकॉर्डेंस विद प्रेस्क्राइब्ड पॉलिसी। ठीक है, चेक, आपको पता है चेक राइटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। जो चेक के ऊपर सिग्नेचर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। कहता है जिस मशीन के जरिए से चेक पे सिग्नेचर होते हैं उसकी जो चाबी है वो अनऑथोराइज तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, उस चाबी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, यानी मशीन जो है उसको जानबूझ के कुछ टाइम के लिए ओपन रख दिया जाता है। किस लिए ओपन रखा जाता होगा? फ्रॉड करने के लिए, ताकि अनऑथोराइज चेक पे सिग्नेचर हो सके, अनऑथोराइज चेक पे सिग्नेचर हो सके। अगर खुद सोचे, अगर जो चेक राइटिंग मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करती है उसका आप लॉक नहीं लगाते तो क्या रिस्क होगा? कोई भी बंदा आके चेक, अगर उसके पास चेक भी है, ओपन बुक भी, आपने चेक भी ओपन नहीं रखे हुए हैं, तो कोई भी आके चेक के काटेगा, उसमें मशीन में से साइन करवाएगा और पेमेंट करवा लेगा। तो इसीलिए हमने, आपको याद होगा, कंट्रोल पढ़ा था कैश एंड बैंक में भी कि जो चेक का कस्टोडियन है वो अलग पर्सन होना चाहिए, सिग्नेटरी अलग पर्सन होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हो रही हैं तो वो सिक्योर्ड होनी चाहिए, लॉक्ड होनी चाहिए। और अगर चेक बुक्स है सारे, ओपन एक्सेस नहीं होनी चाहिए। किसी सिस्टम में हमने शायद केस स्टडी में परचेज ऑर्डर के बारे में भी ये पढ़ा था कि परचेज ऑर्डर भी जो है वो ओपन एक्सेस नहीं, ओपन नहीं पड़े होने चाहिए। ये पॉइंट पढ़ा था किसी केस स्टडी में परचेज ऑर्डर के बारे में कि परचेज ऑर्डर ओपन ब्लैंक होने चाहिए। अभी रिसेंटली जो हमने केस स्टडी किया, कल परसों शायद डिस्कस किए थे, हाँ टेस्ट में, बिल्कुल टेस्ट का क्वेश्चन था। तो इसी तरह चेक बुक जो है वो भी ओपन नहीं पड़े होने चाहिए, और जो मशीन है जिसके जरिए साइन होते हैं वो भी लॉक्ड होनी चाहिए। जी ये 15 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब आइए हमारे चैप्टर 12 की असाइनमेंट पे। असाइनमेंट दी गई थी ना कल आपको, उसमें क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 और 21 से 24। जरा हाथ उठा के बताइए कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है। 5 क्वेश्चन है, कितनों ने 4 या 5 क्वेश्चन किए? शाबाश। क्वेश्चन 3 पे आइए पहले। क्वेश्चन 3,
जी मेरे भाई, क्वेश्चन 3 के बारे में बताइए कि क्या रहा है वो। कल आए, अच्छा पूछना शुरू कर दें, मजबूरियां शुरू हो जाती हैं आपकी, जैसे ही पूछे। भैया आप बताइए क्वेश्चन 3 में क्या रहा है, जरा समरी बताइए। मैं भी मजबूर हूं सर। ये कुछ खुदा का खौफ करे यार, नहीं पास होंगे ऐसे क्यों नहीं आपको समझ आ रहा? नहीं जुगाड़े लगती इधर, पता नहीं क्या सोच के आप, मर्जी आपकी। ए भैया बताइए क्या रहा है क्वेश्चन 3 में, समरी बताइए जरा। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं आप मुझे सुना दे ज़बानी। हाँ जी। हमारे क्लाइंट के खिलाफ एक क्लेम फाइल किया गया है। किस चीज का क्लेम फाइल किया, क्या गुनाह किया उसने? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। उसकी नेचर नहीं बता रहा कि क्या वायलेशन की है, कोई हमने कोई डिफेक्टिव माल उसको बेच दिया है, कोई उसकी शान में गुस्ताही कर दी है, क्या? अच्छा कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, उसका केस फाइल कर दिया। और आगे क्या कह रहा है? 10 मिलियन का उसने क्लेम फाइल किया। 10 मिलियन का क्लेम फाइल किया है। वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट 5 मिलियन तक क्लेम कर सकते हैं। 5 मिलियन तक की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, उम्मीद है। अच्छा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है कि वो कह रहा है कि हो जाएगी अनकरीब, चांसेस हो जाए? अच्छा चलिए ठीक। जरा रिक्वायरमेंट पढ़िए इसके, रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए। अब ये तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं किस चैप्टर का क्वेश्चन है, आप फौरन कहेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, नहीं ये नहीं पूछूंगा। मुझे ये बताइए रिक्वायरमेंट के किस लफ्ज से पता चला आपको कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है? ऑडिट प्रोसीजर, इसको अंडरलाइन कीजिए। अच्छा ऑडिट प्रोसीजर का क्वेश्चन पूछा है उसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइए किस एरिया में से ये ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से क्वेश्चन पूछा है उसने। अच्छा मिलाया किसके साथ है? चैप्टर 12 को मिला सकता है दूसरे चैप्टर के साथ भी? किस चैप्टर के साथ मिलाया? ऑडिट रिपोर्ट। देखिए चैप्टर 4 की बजाय बेहतर है कहें आप ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई डिस्कशन करनी पड़े किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ जो आई कैप की बुक पढ़ता है, ठीक है, तो आप उसे कहेंगे चैप्टर 4, वो समझेगा आई कैप का चैप्टर 4, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट, टॉपिक का नाम बताना बेहतर है नंबर, चैप्टर नंबर बताने से। तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ उसने इसको मिक्स किया। लीगल केस है, अब हमने बताना है प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे। लीगल केस में सबसे अहम प्रोसीजर क्या है मेरे भाई? कल हमारे क्लाइंट के साथ लीगल केस फाइल हुआ, सबसे अहम प्रोसीजर क्या होगा? लॉयर से कंफर्मेशन लेंगे, बताओ भाई लीगल स्टेटस क्या होगा? कंफर्मेशन ले ली बस। अच्छा बताइए जो फसाद की जड़ है एग्रीमेंट, मैनेजमेंट फसाद की जड़ नहीं है, वो एग्रीमेंट बेसिकली जिसकी बेस पे केस लड़ा जा रहा है, क्या हमें वो एग्रीमेंट पढ़ लेना चाहिए कि वाकई उसमें कंडीशन की बेच हुई है कि नहीं और किस हद तक हुई है? एग्रीमेंट लॉयर से पूछ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया। हाँ, करस्पॉन्डेंस क्यों पढ़ेंगे? उनके दरमियान जो भाई 50% कैसे किया, उसने कहा होगा यार अच्छा रियायत करो, उसने कहा चलो 80% कर लो, उसने कहा नहीं 30%, निगोशिएशन चल रही होगी। हम देखेंगे इसलिए ये देखने के लिए कि क्या अगली पार्टी वाकई 50% पे तैयार हो गई है कि नहीं। 3 चीजें देख ली हमने। पहली चीज क्या? पहला प्रोसीजर लॉयर से कंफर्मेशन, दूसरा एग्रीमेंट पढ़ लिया, तीसरा उनकी कम्युनिकेशन आपस में देख ली। ये रेंट के बाद सेटलमेंट एक्चुअली हुई है कि नहीं, क्योंकि अभी वो ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली हुई है कि नहीं, अभी कह रहा है चांसेस है। क्या ये देखना चाहिए कि ये रेंट के बाद के एक्शंस क्या है, डिसीजन क्या हुआ है, सेटलमेंट क्या हुई है। अगर सेटलमेंट हो चुकी है ये रेंट के बाद वो देख लेंगे, वो तो हमें कंफर्म कर देगी ना कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक। अब एक चीज और सुनना है, जब कभी लिटिगेशन होना, लिटिगेशन मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन जरूर लेते हैं, ये रिक्वायर्ड है। रिप्रेजेंटेशन किस चीज की? कि बताइए आप क्या कोर्ट के जरिए से डिसीजन फाइनलाइज करवाएंगे या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अब देखिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो मैनेजमेंट की अपनी इंटेंशन है ना, अपनी इंटेंशन है, तो हम उन्हें कहेंगे लिख के दीजिए कि वाकई आप इस केस में कैसे परस्यू करना चाहते हैं। मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स भी देख लेने चाहिए, उसमें इस केस की शायद कुछ डिस्कशन हुई हो, वो भी देख सकते हैं। अच्छा रिप्रेजेंटेशन लाजमी ऑब्टेन करने हैं।
क्या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लें, बाकी सारे प्रोसीजर ना परफॉर्म करें, चलेगा? पक्की बात है। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन अकेली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, हमने हमेशा दूसरा प्रोसीजर भी परफॉर्म करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है लाजमी, लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है, हमने बाकी प्रोसीजर भी परफॉर्म करने। ये पॉइंट नहीं, क्या मतलब? नहीं, पैसे नहीं निकालने लगा, ऐसे ना करे जैसे। अच्छा, अब बताइए, ये तो हो गया प्रोसीजर। मेरा भाई मुझे बताएगा, ये प्रोसीजर वाला मेरा टॉपिक थोड़ा वीक है, जरा मुझे दोबारा बताइए, अगर लीगल केस चल रहा है हमारे क्लाइंट का किसी और पार्टी के साथ, तो हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? लॉयर से कंफर्मेशन लेटर्स सेंड करेंगे, ठीक है, और रिटर्न किससे लेनी है? लॉयर से। तो ये कहे ना, बताए ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेंगे। और इंस्पेक्ट एग्रीमेंट, जिसकी वो कह रहा है ब्रीच की कंडीशन है। देखिए पढ़े तो सही, लिखा क्या हुआ है? 3 चीजें। कॉरेस्पॉन्डेंस किसकी, किसके साथ? क्लाइंट की थर्ड पार्टी के साथ, जो भी उसने नाम दिए होंगे वो लिख देंगे। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस भी देख लिया। और अगर सेटलमेंट ईयर एंड के बाद हो गई या ईयर एंड के बाद देखेंगे स्टेटस क्या है। लिटिगेशंस का ईयर एंड के बाद स्टेटस देखते हैं ना, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स भी देख लें। रिप्रेजेंटेशन, अच्छा चलिए, ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, ये तो क्या। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पे आइए। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? अगर मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर ली, अगर कर ली तो फिर ठीक है, रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन हो गया। क्या आएगा इफेक्ट? ये हाल अब भूल गए। चैप्टर 4 एक्सेप्शनल लिटिगेशन पे एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ, वो आएगा कि नहीं? भूल गए आप। और अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, डिपेंड करता है मटेरियल या परवेसिव है। मटेरियल है तो परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। ये क्वेश्चन समझ आया? प्रोसीजर बताना है, नहीं समझ आया? नहीं आया। फिर से मुझे बताइए कि अगर क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस चल रहा है हमारे क्लाइंट के खिलाफ, तो क्या प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है? लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स देख लेंगे, शाबाश, एग्रीमेंट देख लेंगे पार्टीज का क्या है, वो क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे उनकी आपस की, किस बात पे सेटलमेंट हो रही है, कितनी अमाउंट पे। ईयर एंड के बाद इवेंट्स देख लेंगे। लिटिगेशन में हमेशा ईयर एंड के बाद इवेंट्स को देखना होता है, अगर एडजस्ट हो जाए तो एडजस्टिंग इवेंट है, फैसला हो जाए तो। बिल्कुल एक अहम प्रोसीजर रह गया, रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है मैनेजमेंट से, ठीक है। ऐसे जो लिटिगेशंस होती हैं या जो मैनेजमेंट की इंटेंशंस होती हैं, उनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना एप्रोप्रिएट है, जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन 3 क्लियर है जी? अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से रिफ्यूज कर दे, चैप्टर 4 में इसका जवाब लिखा हुआ है, वो स्कोप लिमिटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जी मेरे भैया, आप बता दीजिए। हाँ जी, 21। ये क्वेश्चन किस लफ्ज से पता चला सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, हरी 2 लाइनों में। पढ़ के नहीं आया है, अभी पढ़ रहा है, और घर से नहीं पढ़ के आए भाई। क्यों नहीं पढ़ के आए? मैंने कहा था ना लिख के आना। लिखना दूर की बात, पढ़ के नहीं आए। कैसे आई क्या पास करे यार? आपको मैं हैरान होता हूँ, ऐसे कैसे पास करता है? क्या हिम्मत है? जिस दिल से पास करता होगा, जिनको पास करता है। ये मेरे भाई जो धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं, अब कुछ समझ नहीं आएगा।
पक्की बात है, हाँ जी। बताइए रिक्वायरमेंट में किस लफ्ज से पता चला ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है? ऑडिट वर्क से पता, तो अंडरलाइन करें ना इसको। अच्छा आगे बताइए मुझे, रिक्वायर किया हुआ है आपने तो पूरी रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन किया होगा। नहीं भैया, जो पूरी रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन करता है इसका मतलब उसको कंसेप्ट नहीं पता, उसने ऑडिट एक एक लफ्ज करके नहीं सीखा हुआ। मुझे ये बताइए अगला, क्या किस लफ्ज से पता चला कि एरिया कौन सा पूछ रहा है? स्लो मूविंग से नहीं, इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री का लफ्ज अंडरलाइन करें, इन्वेंट्री से पता चला इन्वेंट्री वाला एरिया पूछ रहा है। अब बताइए एरिया पूरा पूछ रहा है कि उसका पार्ट पूछ रहा है? ये कैसे पता चला? ये स्लो मूविंग से पता चला, स्लो मूविंग से पता चला। और फिर वैल्यूड अंडरलाइन कीजिए इसको। अच्छा, सोलो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी दूसरे चैप्टर को मिला रहा है साथ? सोलो क्वेश्चन। तो बताइए अब प्रोसीजर क्या होंगे, हमने देखना है कि वैल्यूएशन से, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से मुराद यही है ना एनआरवी उसकी। एनआरवी क्या है इन्वेंट्री की, ये कैसे पता चलेगा? बताइए प्रोसीजर। ये जी आप वापस आ जाइए क्लास में, अब बताइए, अब बताइए जी। आप सारी बातें छोड़े, मुझे ये बता दें क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ 21, शाबाश। तो बताइए कि इसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इंश्योर करने के प्रोसीजर क्या होंगे? हाँ मैंने कंफ्यूज कर दिया है, आई कैप तो आपकी आरती उतार के क्वेश्चन पूछता है? मेरा कसूर है सारा? जी भाई सॉरी। नहीं मेरे भाई आप ये भाई मेरे ये भाई बताएगा। नहीं ये साथ हमारे कारी साहब। जी भाई इन्वेंट्री, हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन, शाबाश। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कंडीशन देखने से पता चल जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। और एक प्रोसीजर हो गया, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री आइडेंटिफाई हो जाएगी ना फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान। और क्या होगा? एजिंग एनालिसिस, शाबाश बेहतरीन, एजिंग एनालिसिस पता चलेगा। एक और बता दिए। हाँ जी, एजिंग रिपोर्ट हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई। इसके अलावा कोई सेल प्राइस हमें देखनी चाहिए, ईयर एंड के बाद किस प्राइस में सेल हुआ है? बिल्कुल सेल हुआ है, ईयर एंड के बाद सेल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे और मैनेजमेंट से पूछ लेंगे कि इंक्रीज किस वजह से है। जी हाँ, अगर डिफेक्टिव इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद रिटर्न छा गए हैं वो। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं, जब हमने ये पूछना है कि कोई इन्वेंट्री ऑब्सोलीट तो नहीं पड़ी हुई आपके पास, रेलिवेंट पर्सन कौन है? 3 ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन सीएफओ, दूसरी ऑप्शन है हमारा डायरेक्टर, तीसरी ऑप्शन वेयर हाउस मैनेजर। वेयर हाउस मैनेजर, उसके साथ डिस्कस करेंगे, वो सही बताएगा कौन कौन सी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है और कौन सी नहीं है। ठीक है, बाकी हालांकि अथॉरिटी हायर है लेकिन वो रेलिवेंट पर्सन नहीं है। नहीं इसमें मेरा सारे प्रोसीजर लिखने, इसमें सारे प्रोसीजर लिखिए आप। ठीक है, वो हमें सिर्फ 21 में कहानी की शक्ल में बता रहा है। ठीक है, असल में प्रोसीजर हमसे कौन से पूछ रहा है? स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के, ऑब्सोलीट आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के। ठीक है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इतना कि जो एजिंग रिपोर्ट है वो आसानी से अवेलेबल होगी। आंसर में लिखा है कि इंस्पेक्ट इन्वेंटरी फॉर आइटम्स विद सेलिंग प्राइस बिलो कॉस्ट और इंक्लूडेड इन प्रोविजन। हाँ प्रोविजन, शाबाश। देखें हम पढ़ते ये है इन्वेंटरी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। इन्वेंट्री को राइट डाउन करने के लिए एनआरवी पे लाना है, एनआरवी पे लाने के लिए प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू एनआरवी होती है। ठीक है, इन्वेंट्री को एनआरवी पे लिखे या उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करें, एक ही बात है। ये कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी अगर कोई डेटर बैड डेट हो गया है, चाहे आप ये रिकमेंड कर लें कि बैड डेट की एंट्री पास करें, चाहे ये कहते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करें, दोनों एक ही बात है। बुक कीपिंग का फर्क होता है, काउंटिंग सेम है।
दोनों सूरतों में एक्सपेंस भी सेम रिकॉर्ड होगा और बैलेंस शीट में जो कैरिंग वैल्यू है डेटर्स की वो भी सेम आएगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे बैड डेट का वर्ड यूज करें चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट, चाहे एनआरवी का वर्ड यूज करें या चाहे प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक रिकॉर्ड करवाएं, एक ही बात है। चाहे ये लिख दें इन्वेंटरी शुड बी रिटर्न डाउन टू एनआरवी या चाहे ये लिख दें प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। 21 क्लियर? 22 जी मेरे भाई बताएंगे। 22 ये जो कॉर्नर पे दूर एक भाई बैठे, भैया आप बता दीजिए। हाँ जी, ये 22 में क्या क्या रहा है, जरा कहानी तो बता दें जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। हाँ, क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है मेजर कस्टमर को, इसका मतलब क्या हुआ, ईयर एंड के बाद परचेज रिटर्न हुई होगी। हाँ, सेल्स रिटर्न हुई होगी, बिल्कुल ठीक है, सेल्स रिटर्न हुई। क्या वो बता रहा है कि सेल्स रिटर्न क्यों हुई? अगर ना बताता तो हम सोचते ईयर एंड पे हैवी सेल की है, ईयर एंड के बाद रिटर्न की है, लगता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी। लेकिन शायद वो रीजन बता रहा है। क्या कह रहा है, क्यों वापस की? डिफेक्टिव गुड थे। अच्छा, अब सुनिएगा, तसल्ली से एनालिसिस सुनिएगा। क्वेश्चन में बताया उसने ईयर एंड सेल रिटर्न बाद में हुई है, सेल कब हुई थी ये बताया। अगर तो वैसे जहन में अगर आए आपके तो दोनों डिस्कस कर ले, वरना कोई एक पॉइंट पे डिस्कस कर लें तो ठीक है। अगर ईयर एंड से पहले सेल हुई है तो सेल्स की रिवर्सल भी होनी चाहिए, स्टॉक को एनआरवी पे आना चाहिए, दोनों काम करें। अगर ईयर एंड के बाद सेल हुई है तो हाँ, ईयर एंड पे स्टॉक पड़ा हुआ था तो सेल की रिवर्सल नहीं आएगी, स्टॉक एनआरवी पे आएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब जिसको आता है वो बताएगा, हाथ उठाएगा पहले। क्या ये स्टॉक जो डैमेज हुआ है, ये थोड़ी देर बाद लेता हूं वही तरह से, ये स्टॉक जो डैमेज हुआ है इसकी रीजन इंक्वायर करनी चाहिए कि किस वजह से डैमेज हुआ है एज ऑडिटर हमें। 1 2 3 4 क्यों? जी आप सर, अगर तो हुआ शिपमेंट के दौरान तो फिर तो बस उन चीजों की होनी है, अगर नहीं हुआ मतलब पीछे तो मशीनरी वगैरह की। शाबाश, अच्छा आंसर है आपका भी, आंसर ठीक था लेकिन आपने आधा आंसर दिया है, इन्होंने पूरा आंसर दिया है। ये अगर शिपमेंट, लेकिन पहले उन्होंने कहा था ना, पहले उन्होंने, रीजन सुन लीजिए, रीजन सुन लीजिए। अगर तो डैमेज हुआ है शिपमेंट के दौरान में ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर सिर्फ वो जो इन्वेंट्री है स्पेसिफिक उसी को हमने एनआरवी पे लेके आना है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो हमने देखना है बाकी की इन्वेंट्री को भी एनआरवी पे आना पड़ेगा। इसलिए हमें जो डैमेज होने की रीजन है उसे इंक्वायर करना चाहिए। ठीक करें कंसेप्ट? चलिए, प्रोविजन, हाँ, अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो फिर फर्दर, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क असेसमेंट नहीं कर रहे, इसलिए बाकी की चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ जो उसने कहा है कि मुझे इस एरिया में प्रोसीजर बताओ वही बता रहे हैं। 22 क्लियर हो गया? जी बिल्कुल भाई। आपने कहा कि सेल अगर ईयर एंड के बाद हो तो नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। हाँ, अगर ये बिल्कुल, अगर ईयर एंड के बाद सेल हुई तो नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन हो। लेकिन अगर डैमेज आइटम्स पड़ी हुई थी आपकी ईयर एंड पे, सेल हुई ईयर एंड के बाद और आपको पता चल गया कि ये डैमेज है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट बनेगा कि नहीं? सेल्स के लिहाज से एडजस्टिंग नहीं होगा, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री के लिहाज से एडजस्टिंग होगा। लिखा हुआ उन्होंने कि ईयर एंड के बाद अगर एनआरवी की कंफर्मेशन हो कि कम है तो वो एडजस्टिंग इवेंट होता है। 23 पढ़िए, और 23 मुझे बताएंगे आपने बताना, चले आप बता दे, बताइए 23 में क्या मसला है, क्या मसला क्या हुआ इसमें?
चेक मिला और वो क्लियर हो गया 20 अक्टूबर, तो डिले है चेक नहीं, तो चेक जो है 30 सितंबर को जमा करवाया था, बीआरएस में आ रहा था ना। चेक रिसीव कब हुआ? 30 सितंबर या उससे पहले, क्योंकि बीआरएस में आ रहा था। क्लियर कब हुआ? 20 अक्टूबर, तो क्लियर हो गया। क्या मसला है? अनयूजुअल डिले है। अच्छा, अनयूजुअल डिले है तो क्या मसला हो सकता है? अनयूजुअल डिले क्यों है? हो सकता है, दो चीजें हो सकती है। एक ये कि कंपनी के कंट्रोल्स ओवर चेक वीक हैं, कंट्रोल्स ओवर कैश वीक हैं। वो चेक 2-2, 3-3 हफ्ते के बाद जमा करवाते हैं। आपको पता है चेक अगर रिसीव हो जाए, बैंक में जमा करवाएं तो कितने दिनों में क्लियर हो जाता है? 2-3 दिन में। ये 20-21 दिन लग रहे हैं, ज्यादा डिले लग रहा है ना। दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि चेक रिसीव करके सो जाते हैं और जब इन्हें याद है चेक पड़ा था बैंक में जमा करवा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल्स ओवर कैश रिसीव्ड वीक है। इसका एक दूसरा मतलब भी है, क्या? कैशियर फ्रॉड कर रहा होगा, कैशियर फ्रॉड कर रहा होगा। क्या फ्रॉड कर रहा होगा भला? आपको पता है सूदी निजाम जो है वो बहुत तरक्की कर गया है। पहले पुराने जमाने में मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता था, अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डेली बेसिस, डेली बैलेंसेस पे होता है। तो कैशियर क्या करते हैं नॉर्मली? वो कहते हैं अच्छा पेमेंट तो करनी है, चेक है ना, चेक पहले अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, 10, 15, 20 दिन उसका सूद खाया, उसके बाद कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिया मंथ एंड से पहले वाले, ताकि पता चले मंथ एंड रिपोर्ट पे चेक क्लियर हो चुका है। ये फ्रॉड है, टीमिंग लेडिंग फ्रॉड। खास तौर पे जिन लोगों ने पे रोल डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ना, उन्हें जब कैश चेक मिलते हैं वो ये फ्रॉड करते हैं, टीमिंग लेडिंग। टीमिंग लेडिंग समझाया था? वो आई चलाई करते हैं, एक बंदे के अकाउंट के पैसे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ये कैशियर क्या करते हैं फ्रॉड, जो जिन्होंने पे रोल या पे रोल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, पे रोल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को देने के लिए चेक आते हैं, कैश आता है इनके पास, अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेते हैं। कंपनी की पॉलिसी है 31 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि भैया 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट करो वर्कर्स को। क्या ये क्या करेगा? 7 दिन तक अपने पास रखेगा, 7 या 8 तारीख को चेक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब एम्प्लॉयज को पेमेंट तो मिल जाती है तो वो समझता है शायद हमारे पेमेंट की ड्यू डेट ही 7 तारीख है, हालांकि असल में 1 हफ्ते का इंटरेस्ट कौन खा रहा है? वो बंदा जो कैश रिसीव कर रहा है। तो ये एक फ्रॉड है कंपनी के साथ, ये कर रहा है। यही फ्रॉड बताने के लिए उसने ये सवाल डाला। क्लियर हो गया? तो अनयूजुअल डिले होना ये कोई आम सी बात नहीं है कि आप सोचे चलो चेक क्लियर तो हो गया, नहीं भाई, फ्रॉड हो रहा है। या फ्रॉड नहीं तो इंटरनल कंट्रोल वीक है, चेक को टाइम पे जमा नहीं करवाया जा रहा। 23 क्लियर है? जी जी। उसमें क्रेडिटर्स की लायबिलिटी जब चेक आ गया था तो हम पहले जमा करवा लेते ना, वो उसमें रोशनी डाल। किस पे क्रेडिटर की लायबिलिटी? क्रेडिटर्स को पहले से ईयर एंड से पहले के पैसे जमा करवा रहे, तो वो पैसे जमा करवा रहे जिससे हमारी लायबिलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कम हो जाएगी। तो नहीं, मुझे नहीं है याद क्या क्या। नहीं, मुझे नहीं इस तरह का कंसेप्ट कोई याद। जी आपका क्वेश्चन? हाँ, इसमें एरर ऑफ बैंक लिखा हुआ है। नॉर्मली बैंक्स एरर नहीं करते, बैंक के कंट्रोल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हमने यूं ही एक पॉइंट एक्स्ट्रा बनाने के लिए कहा कि बैंक भी तो हो सकता है उसे चेक हमने पहले जमा करवा दिया और बाद में, ये भी 1-2 दिन पहले वो एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर आई कैप की फीस जमा करवाई और आई कैप वाले कह रहे हैं हमें नहीं पहुंची, और बैंक वाले कह रहे हैं कि जी महीने बाद अब आपको रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि गलती से वो कोई पता नहीं उनका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, तो पेमेंट आई कैप तक नहीं। शायद आपके साथ इस तरह का वाकया हुआ हो या देखा हो आपने। तो सम टाइम बैंक, चांसेस कम होते हैं लेकिन सम टाइम बैंक भी गलती कर सकता है, एरर कर सकता है। जी, कट ऑफ एरर यही कि वो ईयर एंड से पहले जो क्लियर होना चाहिए वो ईयर एंड के बाद हो रहा है। जी, बैंक का एरर जरूरी नहीं है, मतलब चांसेस कम है, लिख दें तो अच्छा बात, गलत भी नहीं होगा। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक स्पेसिफिक पॉइंट को आपने जिक्र नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी जगह पे 5 पॉइंट्स हैं और उसने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, हमने 3 पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर दिए,
तो बेहतर तो होता है 5 के 5 कर देने चाहिए, लेकिन अगर आप एक आधा पॉइंट डिस्कस नहीं भी करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मार्क्स को देखते हुए आपने सफिशिएंट पॉइंट्स कवर कर दिए। क्वेश्चन 24, जी जी भाई, मेरे भाई आप बता दीजिए, ये हाफिज साहब को हिलाइए, ये साहब जी भैया आप बताइए। अभी पढ़ा ही नहीं है, घर क्या करते रहे हैं? खुदाई करते रहे घर? फिर अच्छा, घर का भी काम नहीं किया, पढ़ा भी नहीं है, नहीं तो जिंदगी क्यों नहीं करते? क्या है जिंदगी में, आप मुझे ये बताइए। हैं ना घर का काम करते हैं ना कॉलेज का काम करते हैं। जी, इसमें भी एक लीगल केस है, ठीक है, केस की नेचर उसने चेंज की है लेकिन है लीगल केस, तो इसका मतलब है ज्यादातर प्रोसीजर हमारे वही होंगे जो क्वेश्चन 3 के हैं। फर्क सिर्फ ये होगा, वहां हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे जिसके ब्रीच है, यहां में हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं आर्टिकल पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो वही नहीं। लॉयर के साथ कंफर्मेशन उधर भी था, लॉयर को कंफर्मेशन इधर भी, कॉरेस्पॉन्डेंस इधर भी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स यहां भी पढ़ेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से यहां भी लेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर तकरीबन वही है क्योंकि केस वही है, क्वेश्चन वही लिटिगेशन वाला। जी क्लियर हो गए ये? अब असाइनमेंट नोट कर लीजिए कल के लिए। अच्छा भाई, बच्चों की तरह गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। भाई कल छुट्टी है, परसों के लिए असाइनमेंट नोट कर। अच्छा कल छुट्टी है, इसका मतलब है क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए क्योंकि कल छुट्टी है। क्लास है कहाँ? राइज में क्लास है, किस सब्जेक्ट, किस टीचर की? R2 किस टीचर? अच्छा चलिए ठीक है, चले कम क्वेश्चन कर देते हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 भैया। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 12 में क्वेश्चन 2, 5, 6, 7 जी। अब आते हैं लेक्चर की तरफ। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी, एनालिटिकल प्रोसीजर की एग्जांपल्स पढ़ी, यूजेस पढ़े उसके और लिमिटेशंस। यूजेस भैया 3 यूजेस हैं एनालिटिकल प्रोसीजर के। क्या? एक प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट के लिए, दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर को, तीसरा ओवरऑल रिव्यू। अच्छा सुन लीजिए, जो प्लानिंग स्टेज पे यूज करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर और जो ओवरऑल रिव्यू में करते हैं उनका पर्पस सेम है, सॉरी प्रोसीजर सेम है, पर्पस उनका डिफरेंट है। प्रोसीजर सेम होगा, पर्पस डिफरेंट है। हम प्लानिंग स्टेज पे वही रेशो परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ओवरऑल रिव्यू पे भी वही रेशो परसेंटेजेस यूज कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। पर्पस क्या है? प्लानिंग में इसलिए करते हैं देख लें रिस्क कौन कौन सा है, ओवरऑल रिव्यू में इसलिए कर रहे हैं देख लें कि रिस्क कोई रह तो नहीं गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जैसी होनी चाहिए थी वैसी है, अगर कहीं ऊंच नीच हो तो हम कहते हैं भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग से मैच नहीं करती, कोई रिस्क रह गया अभी। ये कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस सेशन के स्टार्ट में भी देखते हैं, एंड में भी देखते हैं। स्टार्ट में किस लिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एंड में किस लिए भाई कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है। प्रोसीजर भी एनालिटिकल प्रोसीजर भी प्लानिंग स्टेज पे और ओवरऑल रिव्यू स्टेज पे सिमिलर कंसेप्ट है, तरीकाकार वही है, सिर्फ मकसद फर्क है। हाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिफरेंट है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे है वो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना। स्टार्ट करें कोई और क्वेश्चन? जी जी क्या कह रहा है लिमिटेशन के 4th पॉइंट में? हाँ एनालिटिकल प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस कह रहा है यूजफुलनेस डिपेंड करती है अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन पे। अगर आप जो इंफॉर्मेशन एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज कर रहे हैं वो अच्छी इंफॉर्मेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी अच्छा होगा।
यहाँ ये कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस होगा। अगर जो इन्फॉर्मेशन आपने यूज करनी है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आपका एनालिटिकल प्रोसीजर भी सही नहीं होगा। स्टार्ट करें जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस से एनालिटिकल प्रोसीजर कोई ताल्लुक नहीं है, अगर होता तो हम जरूर पढ़ते, उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये वैसे एक तरह से डायरेक्ट कह सकते हैं इसको कि ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो डायरेक्ट होते हैं, वरना और कोई रिलेशनशिप। चले, आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं जी, इजाजत है? इधर मैं कलप रहा हूं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। चले यूज, अच्छा 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं हमने। यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज किया जा सकता है और कैसे यूज करना है, वो कंसेप्ट पढ़े। और थर्ड, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, अगर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से इनकंसिस्टेंसी डिफरेंस आता है तो क्या करना है। 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़े। अब ये इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आए, डिफरेंसेस ज्यादा है, तो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होता है, उसे एनालिटिकल प्रोसीजर का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है इसे कंसेप्ट में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। ये हमारा 2 हिस्से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 से रिलेट कर रहे हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से, लेकिन चूंकि इसके बाद उससे रिलेट करता है थोड़ा सा, तो मैंने साथ ही इसके कवर कर दूंगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में। स्टार्ट करें एनालिटिकल प्रोसीजर को। कंसेप्ट क्या समझने जा रहे हैं हम? ये कंसेप्ट नहीं समझने जा रहे कि एनालिटिकल प्रोसीजर को एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे यूज करना है, ये कंसेप्ट नहीं समझने जा रहे। क्यों? ये तो पढ़ चुके हैं भाई। कहां पढ़ चुके हैं? चैप्टर 10 में, रिस्क असेसमेंट में। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे यूज करना है। चैप्टर 3 में पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, चैप्टर 3 में। चैप्टर 10 में पढ़ा एनालिटिकल प्रोसीजर को एज रिस्क असेसमेंट कैसे यूज करना है। चैप्टर 15 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे यूज करना है। कहता है 4 स्टेप्स में 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस या 4 स्टेप्स कह लें। एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करना है तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इन 4 स्टेप्स से मुझे याद आया क्या, नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज कर सकते हैं। 4 कंडीशंस थी, 1 2 3 4। जी भैया, जब पता हो रिप्लाई नहीं आएगा तब नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। भैया ऑडिट की खटिया खड़ी कर दिया आपने ये बात करके। जब पता है रिप्लाई नहीं आएगा फिर तो पॉजिटिव यूज करना है। अब बस कर भाई, हमारे कंसेप्ट ही ना खराब कर देना। When population consists of large number of small values, शाबाश। When inherent and control risk is low and auditor has obtained evidence about operating factors control, ठीक है, शाबाश। A very low exception rate is expected, ठीक है। 1 मिनट है यार, हिम्मत करने दें इनको, कोई बात नहीं, भूल जाता है थोड़ा सा। Auditor is not aware of any circumstances that, और कोई नहीं बोलेगा, that confirming party, लफ्ज बोल दे बस, वो आगे। डिसरिगार्ड, बिल्कुल शाबाश। Auditor is not aware of any circumstances that confirming party will disregard you। ये 4 कंडीशन पूरी हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करना है। उसी तरह एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करना है, 4 कंडीशन पूरी होंगी तो कर सकते हैं, वरना नहीं। 4 कंडीशन, 4 स्टेप्स पूरे करने हमने। भाई कौन से स्टेप्स? एनालिटिकल प्रोसीजर को। अब जरा सुनते जाइए, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट समझ आएगा फिर। फर्ज कीजिए मेरा कॉलेज के साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनसे जितनी कलेक्शन होगी, फीस होगी, 25% आपको पे किया जाएगा मेरा। अब मैंने करना क्या है, मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ मुझे डेफिनेटली अंदाजा होगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं।
तादाद का अंदाज़ा होगा, और मुझे ये भी अंदाज़ा होगा कि नॉर्मली एक स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है। मैंने पहले से कैलकुलेशन अपने जहन में की होगी कि इतने स्टूडेंट हैं, मल्टीप्लाइड बाय इतना फीस है उनकी, मल्टीप्लाइड बाय 25%, मुझे इतना रेवेन्यू मिलना चाहिए। सेशन एंड पे जब मुझे कॉलेज वाले चेक देंगे, मैं उसे अपनी एस्टिमेशन के साथ कंपेयर करूंगा कि नहीं। अगर वो चेक तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन तकरीबन वही अमाउंट है जो मैंने एस्टिमेट की हुई थी, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। क्या मुझे डिटेल चेकिंग करने की ज़रूरत है उस वक्त? नहीं है। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर कि ऑडिटर किसी भी एरिया की इनकम स्टेटमेंट के, किसी बैलेंस शीट, किसी भी एरिया की असेसमेंट करता है, एस्टिमेशन डेवलप करता है, अंदाज़ा लगाता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, और फिर इस एक्सपेक्ट को कंपेयर करता है मैनेजमेंट की रिकॉर्डेड अमाउंट के साथ। अगर दोनों तकरीबन एक जैसी हो तो ऑडिटर डिटेल में नहीं जाता, बल्कि क्या कहता है कि मैनेजमेंट ने ठीक रिकॉर्ड किया। इसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डिटेल में जाए बगैर, टेस्ट ऑफ डिटेल किए बगैर एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहते हैं अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ करना चाहते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहला, डिटरमिन सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी देखने हैं। डिटरमिन सूटेबिलिटी किसकी? ऑफ गिवन असर्शन, ऑफ पर्टिकुलर असर्शन, जिसको वेरीफाई करना चाहते हैं फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, कि जिस एरिया, जिस असर्शन को हम वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, देखेंगे वो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। जिस असर्शन, जिस एरिया को हम वेरीफाई करना चाहते हैं, जिस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले देखो वो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है कि नहीं। यानी हर एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो सकते। जहां पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, जहां पे आप अमाउंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, जहां पे आप मिस स्टेटमेंट्स को एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए से डिटेक्ट कर सकते हो, वहां पे तो एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। जहां पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो सकते, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ सूटेबल है? जहां पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हो, जहां पे आप अमाउंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे बताइए, अगर मैंने सेलिंग कमीशन को वेरीफाई करना है, दो एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। सेलिंग कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस को मैंने देखना है रीजनेबल है कि नहीं, उसे सेल से रिलेट करके देखा जा सकता है। सेलिंग कमीशन को वेरीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन क्या एडमिन एक्सपेंसेस को सेल से रिलेट करके वेरीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसी तरह बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक वो बिजनेस जिनकी सेल प्राइस फिक्स होती है, एक वो बिजनेस जिनकी सेल प्राइस कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। बताइए, जिस बिजनेस की प्राइस कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है, वहां पे आप रेवेन्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितना होगा। लेकिन जिसकी प्राइस फिक्स है, वहां पे रेवेन्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप जितने यूनिट सेल हुए हैं उनको सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहां पे एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल है। तो पहला लेसन उसने हमें क्या बताया? इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज नहीं हो सकते। कुछ एरियाज के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल हैं, कुछ एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है। जहां पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल हो, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकते हो वहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर से, वहां पे यूज करें, वरना ना करें। फर्दर दो एग्जांपल्स क्लियर। अब हमारा एरिया ऐसा है जो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट क्या करना है? इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। अब जैसे एग्जांपल दे दूं ये इसकी सूटेबिलिटी की, अगर क्लास में जो हर स्टूडेंट बैठा हुआ है इसके लिए अलग-अलग हर स्टूडेंट के साथ प्राइस एग्री की जा रही हो, तो फिर उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। लेकिन नॉर्मली एक ही प्राइस चार्ज की जाती है। अब इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। मुझे बताइए, जो मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, इसमें किसी ना किसी डाटा को यूज किया। किस डाटा को यूज किया? दो डाटा यूज किए, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा फीस कितने हैं। ठीक है,
क्या ये दोनों डाटा जो हैं वो रिलायबल होने चाहिए? बिल्कुल, दोनों डाटा रिलायबल होंगे। रिलायबल का मतलब ठीक होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। दोनों डाटा रिलायबल होंगे तो फिर मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर की फिगर भी सही आएगी। अगर डाटा रिलायबल नहीं जो यूज कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही गलत है, अगर फीस ही गलत कैलकुलेट की, तो फिर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो भी गलत होगी। और ये रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा किस पे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे। किस पे? कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे। किस पे? नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पे। किस पे? कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? 4 पे। किस किस पे? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बताइए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर के साथ, 4 नंबर के 3 नंबर के साथ क्वेश्चन आ जाए कि बताइए वो कौन से फैक्टर्स है जिन पे रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑब्टेन करती है? कितने फैक्टर लिखेंगे? और फेल हो जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी लिखेंगे, कंट्रोल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जी, हाँ, फेल हो जाए। क्यों? ये वाले लिखने ही नहीं है, क्वेश्चन को गौर से नहीं सुना। आपने रिलायबिलिटी पे फोकस किया, ये नहीं सुना। मैंने पूछा था रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। ये कंसेप्ट रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस वाला नहीं है, ये है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस वाला कंसेप्ट कौन सा था? बताइए, हाथ उठाइए, कौन स्टूडेंट सुनाएगा पॉइंट? शाबाश, बताइए। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के कौन से पॉइंट थे? हाँ, वो कोडेड वाला। ओरिजिनल मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, और डॉक्यूमेंट्री मोर रिलायबल देन ओरल। शाबाश। एक्सटर्नल सोर्सेज मोर रिलायबल देन इंटरनल। डायरेक्टली मोर रिलायबल देन इनडायरेक्टली। कंट्रोल, भाई कोई बात नहीं, ये दीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं, उन्होंने डिफरेंस तो पिक कर लिया ना। अहम चीज तो ये थी कि डिफरेंस आप पिक करें। बड़ा डिफरेंस क्या है भाई? 2 क्वेश्चन है। रिलायबिलिटी का वर्ड जो है अभी तक जितना हमने ऑडिट पढ़ा 2 जगह पे यूज हुआ। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस अलग कंसेप्ट है, ये है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। मिलता जुलता है लेकिन वो कंसेप्ट नहीं है। मे बी 2 फैक्टर उसमें वही हो जो उधर पड़े थे, लेकिन मे बी 2 फैक्टर डिफरेंट भी हो। कंसेप्ट मिलता जुलता है, सेम नहीं है। क्या पढ़ा था वहां पे? और वो यहां पे देखते हैं, वहां पे 5 पॉइंट्स तो बता दिया भाई ने। अब देखते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहना चाह रहा है। इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन मिली वो ज्यादा रिलायबल है जो मैनेजमेंट के थ्रू मिले। कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होगी। ये पढ़ा था ना, वही कंसेप्ट है। ये 2 पॉइंट वही हैं जो हमने उधर पढ़े थे। जैसे हमारी वाली एग्जांपल में, अगर मैं क्लास में खुद से स्टूडेंट्स को काउंट करता हूं तो ये मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स, मैनेजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, ये ज्यादा रिलायबल है। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट से कहता हूं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट निकालिए, तो क्या मुझे एज इट इज यूज कर लेना चाहिए कि इस पे कंट्रोल्स देखने चाहिए? अगर कंट्रोल स्ट्रांग है इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट कंप्लीट होगी। अगर कंट्रोल्स वीक है इसका मतलब इंफॉर्मेशन एक्यूरेट वीक नहीं है, एक्यूरेट कंप्लीट नहीं है। क्लियर हुए अब 2 पॉइंट? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर इवैल्यूएट करना है, क्या देखना है? रिलायबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे, और किस पे? कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और किस पे? नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पे। किस पे? नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पे। नहीं समझ आई सर, एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल सुने। क्या हम बजट को एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं? बजट्स को एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो बजट बनाए जाते हैं ये 2 बेसिस पे बनाए जाते हैं।
एक बेस होती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बेस पे और दूसरा चैलेंजिंग गोल की बेस पे। फर्क क्या है? सर बजट बना रहे हैं हम, अच्छा कैसे बनाएं बताओ, पिछले साल की सेल कितनी है? 1000। तकरीबन इसका मतलब है इस साल हमारा जो है थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करेंगे, 1100 सेल टारगेट होगा, 1100 का बजट बनाओ। ये क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब सुने, पिछले साल की सेल कितनी थी? 1000 पे, 1000 यूनिट। इस साल कितनी? 2000 लिखो। सर 1000 बड़ी मुश्किल से अचीव हुआ था, 2000 कैसे होगा? भाई मुझे पता है 2000 नहीं होगा, लेकिन 2000 टारगेट रखेंगे, सेल्स टीम को प्रेशराइज करेंगे, दिन रात उनको तंग करेंगे, फिर वो दिन रात एक करके 1500 तक पहुंचेंगे। मुझे भी पता है 2000 अचीव, लेकिन रखो प्रेशराइज करने के लिए टारगेट ज्यादा रखो, चैलेंजिंग गोल। इस सिचुएशन में अगर कंपनी की सेल्स होती हैं 1600, क्या हमें बजट के साथ कंपेयर करना चाहिए? क्या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? अगर बजट चैलेंजिंग गोल की बेस पे बना है, नहीं करने चाहिए। हम कह रहे होंगे, अगर करते हैं हम क्या पूछ रहे होंगे क्लाइंट से, सर बजट था 2000 का, सेल हुई 1600, ये अंडरस्टेटेड क्यों है? वो उतारेगा जूती, एक लगाएगा, वो कहेगा भाई मर गए हम सारा साल सेल कर करके, ये तो आपका रिस्क ओवर स्टेटमेंट का है। ये 1600 भी हमें पता है किस तरीके से हमने अचीव किया है, असल में तो सेल्स 11-1200 ही है, बाकी तो हमने टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि चैलेंजिंग टारगेट दिया गया था, क्या काम किया है, तो हमारा असल रिस्क अंडरस्टेटमेंट का नहीं है। अब अगर ऐसे बजट को यूज करते हैं, क्या हमारी रिस्क असेसमेंट गलत हो जाएगी? हमारा ऑडिट भी गलत हो जाएगा। तो समझ आया नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर रिलायबिलिटी। तो बजट कौन सा होना चाहिए? एक्सपेक्टेड। आगे कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो उसे कंपेरेबल होना चाहिए। क्या हमने एनालिटिकल प्रोसीजर का एग्जांपल में पढ़ा था कि इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं? इंडस्ट्री के साथ भी पढ़ा था। कंपेरेबल पार्ट्स विद सेम एंटिटी, वो भी पढ़ा था। अच्छा मुझे बताइए, जब हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पूरी एवरेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, सिंगल कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के साथ कर सकते हैं ना। अगर हमारा क्लाइंट ऐसा है, फर्स्ट कीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, कुछ लाइफ और नॉन लाइफ दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस के। इंडस्ट्री का जो डाटा होगा उसमें लाइफ होगा कि लाइफ और नॉन लाइफ दोनों का इकट्ठा? इंडस्ट्री का डाटा तो इकट्ठा होता है ना। हमारा क्लाइंट जो है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए अपने क्लाइंट के डाटा को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या इंडस्ट्री के डाटा को सप्लीमेंट करना होगा, ब्रेक करना होगा लाइफ और नॉन लाइफ में, और लाइक विद लाइक कंपैरिजन के लिए फिर सिर्फ लाइफ वालों के साथ कंपेयर करना, सिर्फ लाइफ वालों के साथ कंपेयर करना? ठीक है, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि लाइक विद लाइक को कंपेयर करें। ये ना हो आपका क्लाइंट जो है वो कंपेरेबल पार्ट्स विद इन द सेम एंटिटी के एग्जांपल सुन ले। अगली एग्जांपल, हमारा क्लाइंट जो है वो पेट्रोल पंप, उसके डिफरेंट स्टेशंस है, एक पेट्रोल पंप को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे के रिजल्ट के साथ, लेकिन पता चला ये पेट्रोल पंप सिर्फ पेट्रोल बेचता है, दूसरा पेट्रोल सीएनजी दोनों बेचता है। अब रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं? अब कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं रही। कंपेरेबिलिटी में क्या सिखा रहा है? लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है। तो मेन कंसेप्ट भी आइए, रिलायबिलिटी। जो डाटा, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर में कोई डाटा यूज होगा? 100% यूज होगा। हमने क्या देखना है? वो डाटा रिलायबल है कि नहीं। कैसे देख सकते हैं डाटा रिलायबल है कि नहीं? 4 फैक्टर को। सबसे अहम कंसेप्ट रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर कंसेप्ट को डिफरेंट रखना है। फैक्टर कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई। कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी एग्जाम्पल के साथ क्लियर। कितने स्टेप हुए? बड़े स्टेप 2। सूटेबिलिटी देख ली, रिलायबिलिटी देख ली। अब क्या देखना है? डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन क्या होती है? प्रिसाइज सुनिए,
भाई से मैंने कहा भाई जुम्मे की नमाज का टाइम जाके साथ वाली मस्जिद में देख के आओ, पढ़ना है। भाई गए और जाके कहने लगे सर 1:30-2 बजे जुम्मा है टाइम, जुम्मे का टाइम है तकरीबन 1:30-2 बजे। मैंने कहा अच्छा 1:45 में जुम्मा पढ़ने गया, देखा नमाजी बाहर आ रहे थे, पकड़ूंगा क्या नहीं इसको, पकड़े लगाऊंगा तो। अब भाई मुझे प्रीसाइज एग्जैक्ट टाइम बताओ ना कितना है। ये 1:30-2 बजे ब्रॉड रेंज बता दी। ये कहेगा सर देखें 1:30-2 बजे मैंने कहा था तो 1:30 बजे तो है, मैं गलत थोड़ी हूँ। अब हालांकि अपने रेंज इन्होंने बता दी, लेकिन मेरा मकसद तो फोत हो गया ना। अब मैं मुझे बताइए ये जो एक्सपेक्टेशन है, उसी तरह हम जो एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हैं ये ब्रॉड होनी चाहिए या प्रिसाइज? प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन होगी फिर ही मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। मुझे मैनेजमेंट ने कहा सर 100 स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12,000 फीस पे की है, कुछ ने 20,000 की है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे 12 और 20 दोनों की एवरेज लेके 16,000 पे कैलकुलेशन कर लूं, या मैं उन्हें कहूं नहीं मुझे अलहदा करके दीजिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12,000 फीस पे कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो 20,000 कर रहे हैं, उसकी बेस पे कैलकुलेशन करूं। ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन किस बेस पे डिपेंड होगी, किस बेस पे डिटरमिन होगी? जब मुझे ज्यादा डाटा अवेलेबल होगा, डिसएग्रीगेटेड डाटा अवेलेबल होगा। तो बताइए एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज होनी चाहिए ब्रॉड? प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है किस पे? अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं। किस पे? डिसएग्रीगेटेड। डिसएग्रीगेटेड मतलब है ब्रेकअप बनाना, डिटेल में लेके आना, डिटेल लेवल पे इंफॉर्मेशन हासिल करना। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा डिटेल में ब्रेकअप अवेलेबल है उतना ही एक्यूरेटली आप रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप होगी? इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड। डिसएग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जितना ज्यादा डिसएग्रीगेटेड होगी उतना ही एक्यूरेटली रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। खुद सोचे, एवरेज आउट करके सही रिजल्ट प्रेडिक्ट हो सकता है कि स्पेसिफिक डाटा को डिसएग्रीगेट करके, डिसएग्रीगेट करके। क्लियर? तीसरा पॉइंट भी प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है, फिर ही मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, वरना मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं होगी। आगे डिटरमिन एक्सेप्टेबल डिफरेंस। मैं जो कैलकुलेशन करूंगा, जो कॉलेज वालों ने कैलकुलेशन की होगी, क्या दोनों एग्जैक्टली सेम होगी कि फर्क आएगा? मैंने देखना है फर्क मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। थोड़ा बहुत फर्क होगा तो एक्सेप्टेबल है, ज्यादा फर्क होगा तो एक्सेप्टेबल। अच्छा अब देखिए कैसे पता चलेगा फर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। डिपेंड करता है मटेरियलिटी पे, डिपेंड करता है रिस्क पे, डिपेंड करता है डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस पे। अगर मटेरियलिटी लेवल ज्यादा है, एक्सेप्टेबल डिफरेंस भी ज्यादा होगा ना। ठीक है, मेरा मटेरियलिटी लेवल फॉर एग्जांपल अगर लाखों में है तो 8-10 हज़ार का डिफरेंस मुझे कुछ नहीं कहने लगा। लेकिन अगर मेरा डिफरेंस हजारों में है, मेरा मटेरियलिटी लेवल हजारों में है, तो फिर ये 8-10 हज़ार का डिफरेंस मेरे मटेरियल। तो मटेरियलिटी लेवल ज्यादा, एक्सेप्टेबल डिफरेंस भी, रिस्क ज्यादा, एक्सेप्टेबल डिफरेंस कम। अब कम डिफरेंस एक्सेप्ट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है, मुझे ज्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस, मैं ज्यादा श्योर होना चाहता हूं, तो मेरा डिफरेंस भी कम होगा। तो डिटरमिन एक्सेप्टेबल डिफरेंस समझ आ गया। अगर तो डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, एनालिटिकल प्रोसीजर इधर ही खत्म। लेकिन अगर डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या नहीं? मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे और मैनेजमेंट जो भी कहे आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे। भाई ऑडिट में ऐसा नहीं होता, आंखें बंद करके यकीन नहीं करेंगे, उसे कॉरोबरेट करेंगे। क्या करेंगे? मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, जो भी जवाब दिया उसे क्या करेंगे? कॉरोबरेट का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना, कंफर्म करना। कैसे वेरीफाई करेंगे? अपने अंडरस्टैंडिंग की बेस पे और अदर एविडेंस की बेस पे। अगर कंफर्म हो जाए तो ठीक, अगर फिर भी कॉरोबरेट ना हो फिर अदर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अदर क्या? यानी एनालिटिकल प्रोसीजर फेल हो गए तो क्या रह गया?
टेस्ट ऑफ डिटेल। समझ आई कुछ? अगर आप मुझे 3 मिनट एक्स्ट्रा दे देना तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ क्विक रिवीजन करवा दूं। सुने, ऑडिट करने के लिए गया, ये रियल एग्जाम्पल है दोनों। एक क्लाइंट थी होंडा कंपनी, उसका ऑडिट करने के लिए गए। सबसे पहले जाके मैंने पूछा, मैंने कहा सर सिस्टम क्या है आपका रेवेन्यू के ऊपर? उन्होंने कहा सर गाड़ियां बना के बेचते हैं। मैंने कहा अच्छा, हर गाड़ी की प्राइस फिक्स है या चेंज होती रहती है? कहते सर क्या बात करते हैं, फिक्स होती है प्राइस, हमारी फिक्स ही होती है ना। बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है कि नहीं? बिल्कुल सूटेबल है। मैंने कहा सर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं क्योंकि प्रिडिक्टेबल है आपका रेवेन्यू, फिक्स प्राइस है। फिर मैंने कहा मुझे इसके लिए डाटा चाहिए। डाटा क्या चाहिए था वाला? सेल प्राइस कितनी है और क्वांटिटी, कितनी गाड़ियां सेल की पूरे साल में। सेल प्राइस मैंने कहा डाटा लेके आइए। सेल प्राइस डायरेक्टर ने अप्रूवल दी हुई थी, कंट्रोल स्ट्रांग थे अप्रूवल की वजह से। मैंने कहा कंट्रोल्स तो स्ट्रांग है आपके, और नंबर ऑफ कार सेल्ड उसका डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इंश्योर हो गया क्योंकि क्लाइंट के कंट्रोल स्ट्रांग थे। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से जो फिगर आई वो क्या थी? मेरी एस्टिमेटेड फिगर। अब चूंकि अब मैंने प्रिसाइज डाटा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज होनी चाहिए थी ना। मैंने उनसे कहा सर एक ही मॉडल की गाड़ी बेचते हैं? कहने लगे नहीं, अब ये उस वक्त की बात है, अब शायद मॉडल नहीं आ गए हो। कहने लगा नहीं सर हम एक सिटी बेचते हैं, सिविक बेचते हैं और होंडा कार्ड बेचते हैं, 3 तरह के। मुझे बताइए, मुझे सबके यूनिट को टोटल करके एवरेज सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्या ये प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई? मैंने कहा सर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गाड़ियों की? कहने बिल्कुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने कहा उसे डिसएग्रीगेट कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियां सिविक की, कितनी होंडा की, कितनी जो है वो सिविक, कितनी सिटी, कितनी कार्ड? कहते बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने किया। अब मैंने अलग-अलग हर सेक्टर को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू कैलकुलेट किया। बताइए प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं? क्लाइंट के रेवेन्यू के साथ कंपेयर किया, डिफरेंस आया लेकिन हमारे मटेरियलिटी लेवल से कम था। बताइए क्या और प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत थी? नहीं थे। ये एग्जाम्पल क्लियर। अगली एग्जाम्पल, एक और ऑडिट करने के लिए गए, वो था हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मैं गया, मुझे रेवेन्यू का एरिया दिया गया। मैंने क्लाइंट से जाके पूछा सर, ये गौर से सुनिएगा एग्जाम्पल, सिस्टम क्या है? कहने लगा सर हमारे पास रेवेन्यू आता है 2 तरह से, एक इंडोर पेशेंट, एक आउटडोर पेशेंट। मैंने कहा फर्क क्या है दोनों में? कहता आउटडोर पेशेंट वो होते हैं जो आते हैं, चेकअप कराते हैं, पर्ची फीस होती है हमारी 100 रुपया, चेकअप कराते हैं, डॉक्टर नुस्खा लिखता है, घर चले जाते हैं। इंडोर वो जिनका मसला ज्यादा होता है, उन्हें एडमिट कर लेते हैं। अब उनकी किस्मत, बाज़ औक़ात 3-4 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई टांका वगैरह लगा के सर्जरी छोटी मोटी। बाज़ औक़ात 3-4 महीने के लिए भी एडमिट हो जाता है पेशेंट, उसमें 5-6 दफ़ा सर्जरी ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, उसका बिल 8-10 लाख भी बन सकता है। मैंने कहा अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, मुझे टोटल रेवेन्यू को इकट्ठा करके एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, या स्ट्रैटिफिकेशन कर देनी चाहिए? इंडोर का अलहदा किया, आउटडोर का अलहदा। अब मुझे बताइए कौन से वाला जो है इस पर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं? आउटडोर वाले पे, क्योंकि फिक्स फीस है, प्रेडिक्टेबल है। इंडोर वाले पे नहीं हो सकते, आउटडोर पे किए। अब मुझे बताइए हर एरिया सूटेबल नहीं है, कुछ असर्शन सूटेबल होती है, कुछ नहीं। ये कंसेप्ट समझ आ गया? नेक्स्ट, क्या मैंने कोई डाटा यूज करना था? बिल्कुल। कौन सा डाटा मुझे चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पेशेंट और पर्ची फीस कितनी है। मैंने क्लाइंट से डाटा लिया, कंट्रोल्स देखे, कंट्रोल स्ट्रांग थे, मैंने फॉर्म किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली। लेकिन क्लाइंट से पूछा सर सबसे 100 रुपया फीस लेते हैं? कहने लगा नहीं सर, अस्पताल में एक डिपार्टमेंट थोड़ी होता है, आंख का अलहदा है, कान का अलहदा है, सर का अलहदा है, गुर्दों का अलहदा है, दिल का अलहदा है, हर एक की पर्ची फीस अलहदा है। मुझे बताइए प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन के लिए मुझे एवरेज आउट कर लेना चाहिए कि डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन? डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन ही हर एक की फर्ज दिलाकर मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई, उसे क्लाइंट के साथ कंपेयर किया, फर्क ज्यादा था। क्लाइंट ने 50 लाख फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, मेरे पास आ रहा था 42 लाख, 8 लाख का फर्क अच्छा खासा था, बट एक्सेप्टेबल नहीं था। मैंने क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। मैंने पूछा सर किस वजह से फर्क है? उसने कहा सर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास दवाई लेने तो दूर की बात है, पर्ची फीस के पैसे नहीं होते, तो डॉक्टर उन्हें माफ कर देते हैं, फिर ये हमारा रेवेन्यू उस वजह से कम है।
हमारा क्लाइंट के मुताबिक, मेरे मुताबिक 50 लाख होना चाहिए था, क्लाइंट ने 42 लाख रिकॉर्ड किया हुआ था, 8 लाख का फर्क था। अब बताइए क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अस्पताल के केस में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास पैसे नहीं? बिल्कुल मेरी लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं, एविडेंस भी चाहिए, मुझे वो डॉक्टरों के साइन दिखा दे जहां पे उन्होंने फीस माफ की हो। अगर वो मुझे साइन दिखा देते हैं मेरी तसल्ली हो गई, एनालिटिकल प्रोसीजर खत्म। अगर वो साइन नहीं दिखा पाते, एनालिटिकल प्रोसीजर से नहीं फिर काम हुआ। फिर अदर प्रोसीजर कौन से हैं? जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर ना हो वहां पे क्या होगा? फिर टेस्ट ऑफ डिटेल। क्लियर हो गया? एंड में छोटा सा कंसेप्ट, क्या किसी एरिया पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? कहते हैं अगर रिस्क कम है और आप एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर ली, फिर सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें, वरना एनालिटिकल टेस्ट ऑफ डिटेल दोनों। हमारी फर्म में क्या होता था, पार्टनर्स कहते थे जो मर्जी हो जाए, एनालिटिकल प्रोसीजर भी करना है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी करना है। हम कहते हैं ठीक है सर, नौकर की दे नखरा की। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।